गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। हिना अब्बास, ये वीडियो आपके लिए है। और आपने पूछा था कि मैं अपना कुछ वर्क एक्सपीरियंस शेयर करूं, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है फिज़िकली, कोई बीमारी है या बैकएक का प्रॉब्लम है, तो क्या उसको यूके के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नए हैं इस चैनल पे, माय नेम इज़ साइमा नदीम, मैं नर्स हूँ पाकिस्तान से और मैं करंटली यूके में काम कर रही हूँ। और जो अगर आप नए हैं इस चैनल पे, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ यूके नर्सिंग के लिए, और यूके में कैसे आप नर्स बन सकते हो, हेल्थ केयर असिस्टेंट के जॉब इंटरव्यूज़, नर्सिंग के जॉब इंटरव्यूज़, इसके लिए क्या प्रोसेस है, कैसे प्रिपेयर करना है, ईच एंड एवरी बिट हम इस चैनल पे डिस्कस करते हैं। तो अगर आप किसी को जानते हैं जो कि यूके आना चाहते हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं या हेल्थ केयर सपोर्ट वर्कर्स हैं, यहाँ पे आके काम करना चाहते हैं, तो आप उनके साथ मेरे चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर रिटर्निंग व्यूवर, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं रिसेंटली, मैं आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहती हूँ आपकी सपोर्ट के लिए। आप लाइक करते हो वीडियोस को, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कमेंट भी करते हो, तो बड़ा अपनापन फील होता है कि मैं किसी की तो हेल्प कर रही हूँ एटलीस्ट। क्योंकि मैंने जब प्रोसेस किया था तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मैं किसी को भी नहीं जानती थी जो कि यूके में हो, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड या कोई ऐसा यूट्यूब चैनल जिससे आप इजीली बात कर सको, पूछ सको। तो मुझे इसलिए इस बात पे वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है, कोई भी सवाल छोटा बड़ा नहीं होता। जो मुझे आज चीज़ें पता हैं, जब मैं पाकिस्तान में थी मुझे नहीं पता थी। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों का पता चलता है। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है जिसका मुझे नहीं पता, आपको पता है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, नो डाउट। इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, हम एक दूसरे से ही सीखते हैं, वी लर्न फ्रॉम ईच अदर, राइट। सो हिना अब्बास, आपने पूछा कि बैकएक का प्रॉब्लम है और यूके में जॉब अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो आपके सवाल का जवाब है येस, यू कैन अप्लाई, और जो है आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और यहाँ पे इजीली जॉब्स मिल भी जाती हैं। बैकएक इज़ नॉट अ बिग इशू। इधर जो है इससे भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ लोगों की चलने में प्रॉब्लम होती है, एक टांग नहीं होती, या जो है आर्टिफिशियल टांग लगवाई होती है, या कुछ हिप रिप्लेसमेंट हुई होती है, तो या कुछ लोग व्हील चेयर पे होते हैं, वो भी नर्सेज यहाँ पे हैं और काम कर रही होती हैं। इसमें इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। जब आप एप्लीकेशन देते हो ना, तो इंटरव्यू जब आपका होता है, आप उनको तब भी बता सकते हो, या जब आप वीज़ा एप्लीकेशन देते हो उसमें भी ऑप्शन आती है फिजिकल डिसेबिलिटी, आर यू डिसेबल और यू हैव एनी प्रॉब्लम, उसमें भी आप डिस्क्लोज कर सकते हो। ठीक है, स्पेशली मैं कहूँगी जब आप इंटरव्यू देते हो तब आप उनको बताओ। वीज़ा एप्लीकेशन में अगर आपको लगता है कि आपको बताने की ज़रूरत है, आप बता सकते हो, नहीं तो उसका कोई मसला नहीं है, आप उसमें ना भी बताएं तो इट डजेंट मैटर। जब आपका इंटरव्यू होता है, आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तब आप उनको बता सकते हो, या इंटरव्यू पे भी बता सकते हो, तो वो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको एरिया दे सकते हैं। तो बैकएक के लिए जो है आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आप एनएचएस में जॉब करना चाहते हो, तो एनएचएस बहुत ज़्यादा बिजी है और हर डिपार्टमेंट ही बिजी है। ठीक है, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो कि बिजी ना हो। तो ये आपको दिमाग में बात क्लियर होनी चाहिए कि एनएचएस बहुत ज़्यादा बिजी है। दूसरी बात जो है, आप आउट पेशेंट जो यहाँ पे डिपार्टमेंट होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा रश नहीं होता, लेकिन अपॉइंटमेंट बेसिस पे होते हैं कि अपॉइंटमेंट के लिहाज से उनको पेशेंट्स को बुलाया जाता है और देखा जाता है। तो आई थिंक वार्ड्स की निस्बत आउट पेशेंट्स में आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो अपॉइंटमेंट के हिसाब से होता है और आप अपनी पेस से काम करते हो, कि मतलब यू डोंट नीड टू रश। वार्ड्स में क्या होता है, वार्ड्स में अब मेरे पास 10 पेशेंट हैं, तो मैंने 10 पेशेंट का काम करना ही करना है, मैंने पर्सनल केयर देनी ही देनी है, मैंने मेडिसिन 10 पेशेंट की करनी ही करनी है, 10 पेशेंट्स को ब्रेकफास्ट सर्व करना ही करना है। तो अगर आप मेरा सुजेशन माने तो आप डे केयर में किसी में अप्लाई कर सकती हैं, एनएचएस में, या आउट पेशेंट्स में अप्लाई कर सकती हैं, या जो है ऑपरेशन थिएटर में फिर आपको लॉन्ग स्टैंडिंग का प्रॉब्लम होगा, बैकएक की वजह से लॉन्ग स्टैंडिंग ज़्यादा थिएटर्स में होती है।
बट इट स्टिल डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस, आपका किधर का एक्सपीरियंस है, कि कौन सी वार्ड का एक्सपीरियंस है। तो मोस्टली जो होता है ना वो आपके एक्सपीरियंस के लिहाज से आपको वार्ड एलोकेट करते हैं। बट अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, प्रीवियस एक्सपीरियंस, तो ज़्यादातर वो मेडिकल और सर्जिकल वार्ड में आपको एलोकेट करते हैं, आपकी ड्यूटी लगाते हैं। अगर आप कहते हो कि मैं जो है आपका एक्सपीरियंस ओपीडी का हो, जैसे मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस ओपीडी का था, तो उन्होंने मुझे मेरी सर्जिकल वार्ड में असाइनमेंट थी, सर्जिकल वार्ड में मेरी ड्यूटी लगनी थी, लेकिन उन्होंने मुझे लगाई मेडिकल वार्ड में ड्यूटी। बट मुझे ये अच्छा लगा, मतलब मुझे इधर काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं अभी तक यहाँ पे ही ड्यूटी कर रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे ड्यूटी करना, और कोलीग्स अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छी है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बैकेज के लिहाज से मैंने आपको बताया कि डिपार्टमेंट्स का क्या हिसाब है। वार्ड्स पे आप जाओगे तो वार्ड्स बिजी ही होती हैं, अनलेस यू चूज टू वर्क इन आईसीयूज। आईसीयूज में क्या होता है, आपके पास 2, 3 या 4 पेशेंट होते हैं, तो अगर आपको उधर आईसीयू में काम करना अच्छा लगता है तो वो भी आप कर सकते हैं। बट अगेन आईसीयूज आर बिजी, बट योर पेशेंट लोड इज लेस। तो इसके लिए मैं आपको स्पेसिफिक कोई आइडिया नहीं दे सकती कि आपको कौन सी वार्ड चूज करनी चाहिए, क्योंकि हर जगह ही बिजी है। डे केयर, आउट पेशेंट्स आप चूज कर सकते हो, वो भी अपॉइंटमेंट के हिसाब से होता है, तो इतना आपको रश नहीं करना पड़ेगा कि आपको दौड़े नहीं लगानी पड़ेगी, तो आप वो चूज कर सकते हो, ठीक है। और जो है क्या उसका नाम लेते हैं, अगर मैं आपको इसके, अगर आप एनएचएस में, आई वुड सजेस्ट कि अगर आप पहली दफ़ा यहाँ पे आ रहे हो तो आप एनएचएस में ही अप्लाई करो। उसके बेनिफिट्स में मैंने आपको बताए हैं। आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए, आपको जो है यूके के एनवायरनमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप एनएचएस में 6 महीने या साल काम करते हो। लेकिन उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आपका सीरियस बैक प्रॉब्लम है तो आप सर्जरीज में भी काम कर सकते हैं। सर्जरीज का क्या मतलब है मेरा, एक जैसे हमारे क्लिनिक्स होते हैं ना, ऐसे क्लिनिक होते हैं, उसको कहते हैं जीपी सर्जरी। वहाँ पे जीपीज होते हैं, जो कि आप हॉस्पिटल में नहीं जा सकते ना, हर काम के लिए आपका हॉस्पिटल जाना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। तो आपके जो छोटे मोटे काम होते हैं, बुखार हो गया, ज़ुकाम हो गया, या वैक्सीनेशन हैं, या क्या उसका नाम है, आपका रूटीन चेकअप है, या आपका मेमोग्राम है, या डायबिटीज स्क्रीनिंग है, या कुछ ऐसा है, तो आपको वो सारे काम जीपी सर्जरी में कराने पड़ते हैं। अब जीपी सर्जरी में पेशेंट टू स्टाफ रेशो अपॉइंटमेंट बेसिस पे होती है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी नहीं होता, एनएचएस की तरह बहुत ज़्यादा बिजी जीपी सर्जरीज नहीं है। अब जैसे हम वार्ड्स में हम 10 पेशेंट देखते हैं डेली, उनका सारा काम हमने करना है। जीपी सर्जरी में क्या होगा कि अपॉइंटमेंट बेसिस के हिसाब से आपके पास पेशेंट आएंगे, ऐसे ही जैसे आप क्लिनिक में काम करते हो, ठीक है। तो पेशेंट आएंगे आपके अपॉइंटमेंट के हिसाब से, ठीक है। आपने उनका बीपी वगैरह चेक किया है, सब कुछ वाइटल साइंस किए हैं, तो आपने उनको डॉक्टर के पास भेज दिया। अभी डॉक्टर कहता है उसको इंजेक्शन लगाना, तो देन इट्स योर नर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर आपके जो है इम्यूनाइजेशन हैं, लेकिन हर जगह हर चीज़ का अपना अपना क्लिनिक है। एक जीपी सर्जरी है, उसमें अब अगर इम्यूनाइजेशन बच्चों की कर रहे हैं तो उनका भी सेपरेट क्लिनिक डे होगा। तो आई थिंक जीपी सर्जरीज आर बेस्ट फॉर यू, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी नहीं होते, और जो है ज़्यादा दौड़े नहीं लगती, और अपॉइंटमेंट के हिसाब से होता है, और वो काम इतना रिलैक्स होके करते हैं ना कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए तो जो हमारी अपॉइंटमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा हमें मिलती नहीं है जीपीस के लिए, क्योंकि वो ऑलवेज फुली बुक होते हैं। अब 30 मिनट एक पेशेंट के लिए उनके पास 10 मिनट हैं अगर वो ऑनलाइन कॉल की अपॉइंटमेंट है, और 30 मिनट्स हैं अगर आप की फेस टू फेस अपॉइंटमेंट है। तो उन दो 30 मिनट्स में आप उर्दू इंग्लिश मिक्स करना बहुत मुश्किल है, तो उस 30 मिनट में वो आपको जो है डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है, और अगर आपके उसके नर्सिस का कोई काम नहीं है तो यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, आप उसमें कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन अगर पेशेंट आ रहा है ड्रेसिंग के लिए या इंजेक्शन के लिए, तो ऑफ कोर्स आप वो करोगे। तो हर पेशेंट ये मस्ट नहीं है कि वो नर्स को भी देखेगा या सिर्फ उसने डॉक्टर को ही देखना है, तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो अगर आप बाद में जब आप यहाँ पे आके 6 महीने का, साल का आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप जीपी सर्जरीज के लिए अप्लाई
अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उसमें वर्कलोड कम होता है। ठीक है, तो ये आपकी जो है ऑप्शंस हैं, अगर आप इनके बारे में सोचना चाहते हैं तो गो अहेड। पर मैं आपको कहूँगी आप अप्लाई करें, जॉब के लिए अप्लाई करें। ये बैकएक का कोई प्रॉब्लम इतना नहीं है। ये आपको क्या करेंगे, आपको ऑक्यूपेशनल हेल्थ को रेफर कर देंगे। ठीक है, तो टाइम टू टाइम आप उनको भी दिखाते रहोगे, और जो है वो आपको लिख के दे देगा कि ये बंदा जो है इसकी थोड़ी चेंजिंग होनी चाहिए वर्क रूटीन, तो आप वो काम नहीं करोगे ड्यूटी पे। मतलब कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एक लेटर भेज देगा आपकी मैनेजर को, उसमें ये लिखा होगा कि ये बंदा जो है इस एरिया में काम नहीं कर सकता, ये बंदा जो है मैनुअल हैंडलिंग नहीं कर सकता, ये बंदा रिपोजिशनिंग नहीं कर सकता, तो इसको ये वाले काम ना दें। तो अगर आपकी मैनेजर जानती होगी इस बात को, तो आपकी मैनेजर जब जानेगी तो आपको वो, अगर आप मेडिकल वार्ड में भी ड्यूटी कर रहे हो तो आपको साथ वो ऐसा हेल्थ केयर सपोर्ट वर्कर देगी जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होगा, काम अच्छा करता होगा, और जो है आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आपकी ज्वाइनिंग हो गई मेडिकल वार्ड में, आपने मैनेजर को बता दिया, मैनेजर ने ऑक्यूपेशनल हेल्थ को रेफर कर दिया, ऑक्यूपेशनल हेल्थ ने मैनेजर को लेटर भेजा कि ये बंदा ये काम नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद जो आपकी मैनेजर आपको सपोर्ट करेगी। ठीक है, और इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो, अगर आपके पास डिफ़िकल्ट पेशेंट्स हैं या आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप हेल्प के लिए दूसरे को भी कह सकते हो। आप अपनी नर्स इंचार्ज को कह सकते हो, अपनी दूसरी नर्सेज को कह सकते हो कि वो आपकी हेल्प करें इस काम में, और वो आपकी हेल्प करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट स्टिल NHS इज़ वेरी बिजी, हर बंदा फ्री नहीं होता हेल्प के लिए भी। अगर आपके मैनेजर को लेटर आ जाता है तो वो आपको सपोर्ट करेंगी जितना भी वो कर सकें। तो अगर आपकी मैनेजर बहुत अच्छी हैं तो वो आपको अगर देखें, आपने ऑक्यूपेशनल हेल्थ लेटर ने आपको लेटर दे दिया कि ये बंदा ये काम नहीं कर सकता, लेकिन ऑक्यूपेशनल हेल्थ में क्या होता है, उधर भी डॉक्टर्स होते हैं, वो आपको असेस करते हैं, आपके एक्सरेज करेंगे, आपको चेक करेंगे, देखेंगे, और वो देखते हैं कि ये बंदा लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं कर सकता या ये ज़्यादा काम नहीं कर सकता, और वो आपको मैनेजर को कहता है कि ये बंदे को नॉन क्लिनिकल होना चाहिए। बट नॉन क्लिनिकल में क्या होता है, वो आपको ऑफिस का काम दे देंगे या रिसेप्शन का काम दे देंगे या क्लर्क का काम दे देंगे, तो आप मतलब काम सिर्फ करना है, ये नहीं कि आपकी पोस्ट चेंज कर देंगे। ठीक है, सिर्फ आपने वो काम करने होते हैं कि जैसे स्कैनिंग हो गई, स्कैनिंग कर दें डॉक्यूमेंट्स, या जो है स्टाफ की हेल्प कर दें, या कुछ भी ऐसा पेपर वर्क या फाइल्स बना दें या ऐसा। ठीक है, तो ये काम आपको करने होते हैं, तो आप नॉन क्लिनिकल हो जाते हो। बट लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, नॉन क्लिनिकल भी बहुत ज़्यादा मैनेजर पे डिपेंड करता है, अगर वो एक्सेप्ट करती है इस बात को। तो नॉन क्लिनिकल आप ज़्यादा अरसे के लिए नहीं रह सकते, मैक्सिमम 3 महीने 6 महीने, तो उनके पास ये ऑप्शन होती है कि कुछ महीनों के बाद आप बेहतर हो जाओगे, आपकी बैकएक ठीक हो जाएगी, तो आप नॉर्मल ड्यूटीज़ करोगे। अगर आप फिर भी काम नहीं कर सकते, आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म बैकएक आपकी, तो आपको रीडिप्लॉय कर देंगे किसी ऐसे एरिया में जहां पे आपको लॉन्ग स्टैंडिंग ना करनी पड़े, आपको ऐसा कोई काम ना करना पड़े। अगेन डे केयर्स, आउट पेशेंट्स, वहां पे टर्निंग नहीं होती, वहां पे पेशेंट की रिपोजिशनिंग नहीं होती, वहां पे पेशेंट वॉशिंग नहीं होती। तो आई थिंक वो आपको ऐसे एरिया में रीडिप्लॉय कर देंगे, ऐसे एरिया में डाल देंगे जहां पे ये सारे काम नहीं हो और आपको बैकएक का ज़्यादा इश्यू ना हो। ठीक है, तो आई थिंक हिना आई गेव यू ऑल द ऑप्शंस, और क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। और जो है मैं आपको यही इनकरेज करना चाहूँगी कि आप अप्लाई करें। आप अप्लाई करते हैं इंटरव्यू में, अपनी मैनेजर्स को या जो भी इंटरव्यू करता है उनको बता दें आई हैव सम बैकएक इशू, वुड इट बी एनी प्रॉब्लम विद इट। सो अगर वो आपको कहते हैं कि इसकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको वो सिलेक्ट कर देते हैं, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन की ईमेल आ जाएगी। अगर नहीं करते तो आप फिर दोबारा से अप्लाई करें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जो मैंने यहाँ पे वो भी नर्सेज देखी हैं जो कि स्टिक लेके चलती हैं, मैंने व्हील चेयर पे भी नर्सेज देखी हैं, मैंने वो भी नर्सेज देखी हैं जिनकी रिस्ट में प्रॉब्लम है और वो लिख नहीं सकती, मैंने वो भी नर्सेज देखी हैं जो कि स्ट्रेचर्स पे हैं। ठीक है, क्रचेस पे हैं, स्ट्रेचर पे नहीं, क्रचेस लेके चलती हैं। ठीक है, तो आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील, बैकएक इज नॉट बिग प्रॉब्लम। और यहाँ पे ड्यूटी करते हुए बैकएक बहुत ज़्यादा कॉमन है
क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोस्टली पेशेंट्स के होते हैं असिस्टेंस ऑफ 1, असिस्टेंस ऑफ 2, तो उनको रिपोजिशन करते टाइम 2 लोगों की ज़रूरत होती है। तो कभी जब बिजी लोग होते हैं, जिनको मैनुअल हैंडलिंग नहीं आती, जिनको ये नहीं पता, ट्रेनिंग लेने के बावजूद जिनको नहीं पता कि हमने कैसे पेशेंट को टर्न करना है, वो कोशिश करते हैं कि अकेले ही कर ले, तो फिर वो अपनी बैक इंजरी कर लेते हैं और बैक के साथ सिक हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप नर्सिंग के तौर एज अ नर्स इधर आ रहे हो या एज अ हेल्थ केयर सपोर्ट वर्कर इधर आ रहे हो, तो ये मेरी बिगेस्ट एडवाइस है कि आप, अगर आप आपका पेशेंट असिस्टेंस ऑफ 2 है, तो खुद उसको रिपोजिशन ना करें, ऑलवेज आस्क फॉर अ हेल्प। ठीक है, और अपनी जो है अपने शोल्डर्स को, अपनी बैक को बचाए रखें, अपनी टांगों को बचाए रखें। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट्स, दे आर गोना स्टे देयर, they are sick, they are immobile, or they need assistance of 2 people. You cannot do it by yourself alone. Always ask for help. ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ शेयर करिएगा। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो अगर अच्छी लगी तो लाइक भी कर दिया करो यार, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, बहुत मेहरबानी, बाय बाय।